नमस्कार, यूसीएन के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं याशिका। कहते हैं स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन का आधार है। समय के साथ साथ बदलती जीवन शैली, खान पान में होने वाले बदलाव और दौड़ती भागती जिंदगी के कारण कई बीमारियां हमें घेरती जा रही है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने से कतराते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बवासीर, भगंदर और फिशर के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते और इसे छिपाते हैं, जिस पर कई सारी आयुर्वेद और लेजर पद्धति से उपचार किए जाते हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान डॉक्टर प्रवीण साहवे, अभ्युदय पाइल्स आयुर्वेद और लेजर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने 35 नेशनल और 1 इंटरनेशनल अवार्ड जो हैं वो रिसीव किया है। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले सर, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। फिशर, बवासीर और भगंदर में क्या अंतर है ये तीनों बीमारियों में? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने कि जितने भी लोग होते हैं पेशेंट्स हमारे, उनके मन में वहाँ पर मोशन की जगह होने वाली कोई भी प्रॉब्लम यानी फिशर या पाइल्स उनको लगता है, पर वहाँ पर होने वाली लगभग 30 प्रकार की बीमारियाँ होती है, जिसमें अगर हम पाइल्स की बात करते हैं तो पेनलेस ब्लीडिंग ये सबसे पहला पाइल्स का लक्षण होता है। बिना किसी दर्द के ब्लीडिंग अगर होता है तो पाइल्स के जैसे ब्लीडिंग आपको हो सकता है। और पाइल्स में जो ब्लीडिंग होता है वो फवारे जैसा ब्लीडिंग होता है, स्प्लैश अप पैन जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं। और पेनलेस ब्लीडिंग ये पाइल्स का सबसे पहला लक्षण है। फिशर में जो ब्लीडिंग होता है उसमें दर्द होता है और वो टॉयलेट को लग के आता है ब्लड, या ड्रॉप ब्लीडिंग होता है। इसके अलावा फिशर में पेन ज़्यादा होता है, वहाँ पर कड़क संडास होने से चीरा होता है तो उसकी वजह से पेशेंट को दर्द होता है और पेन होता है। और फिशुला जो है ये काफ़ी लंबे समय तक अगर फिशर रहता है तो उसकी वजह से पोस्ट फिशर एब्सेस डेवलप होता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन होकर वहाँ पस तैयार होता है और जो पस संडास की जगह या संडास की जगह रास्ते में खुलता है, इसको फिशुला कहा जाता है। तो ये तीनों बीमारियाँ, पाइल्स, फिशर और फिशुला, ये तीनों डिफरेंट है। मेरे साथ में मैंने एक मॉडल डेमो के लिए लाया है जिसमें बता सकता हूँ कि जो फिशर है वो यहाँ पर बिलो डेंटेड लाइन होता है गुद भाग में, पाइल्स यहाँ पर होते हैं इंटरनली, और फिशुला जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे फिशुला के एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग होते हैं। तो ये तीनों बीमारियाँ अलग अलग होती है और इसका डायग्नोसिस सही समय पर अगर करते हैं तो हम हमेशा के लिए इसका निजात पा सकते हैं। सर, अगर हम देखें तो आज के समय में ये जो बीमारी है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण क्या है? मोस्टली पाइल्स या फिशर या फिशुला, इनका कारण अगर हम देखते हैं तो पाइल्स के सबसे पहले मेन कारण है कि डाइट, तीखा मिर्च मसालेदार नॉनवेज खाना, देर रात तक जागना, प्रेगनेंसी में महिलाओं को ज़्यादा मात्रा में आयरन और कैल्शियम का सेवन करते हैं, या गर्भाशय का वजन वहाँ पर आने की वजह से गर्भावस्था में पाइल्स होता है। मोस्टली महिलाओं में देखेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड की वजह से भी महिलाओं को पाइल्स की समस्याएं देखने के लिए मिली है। और हमने देखा है कि जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन लोगों को आजकल पाइल्स और फिशर की समस्या ज़्यादा हो रही है। इसका कारण है कि उनका एक्सरसाइज कम हो गया, वो घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करने से उनका जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो लेस हो गई है, तो उसकी वजह से पाइल्स जो है वो बढ़ गया है। और हमारी जो आदतें हैं कि वीकेंड में हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, तो ये सबसे मेन कारण है कि पिछले 10 सालों में पाइल्स की संख्या बढ़ी है, क्योंकि वीकेंड में मैक्सिमम लोग नॉनवेज एक्सेसिव मात्रा में सेवन करते हैं, साथ में ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल सेवन करते हैं। ये सभी जितने भी कारण हैं ये पाइल्स जैसी समस्याओं को बढ़ाते हैं। और फिशर की हम बात करेंगे तो किसी भी कारण से अगर हार्ड स्टूल होता है तो वहाँ पर चीरा होता है और उसकी वजह से फिशर होता है। और फिशुला का जो कारण है वो तो मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें कॉमन है कि रिकरेंट एब्सेस होते हैं, वहाँ पर फोड़े होते हैं और उस फोड़े को उसी समय चीरा दे के बाहर नहीं निकाला तो ये फोड़ा फिशुला में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब कारण पाइल्स, फिशर और फिशुला के होते हैं। जैसे कि सर आपने अभी कहा करके कि जैसे बाहर लोग ज़्यादा खाना खाने जाते हैं, तो इसका एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि लोग जो ज़्यादा तेल और मसालों का सेवन करते हैं वो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम ऑयली स्पाइसी ज़्यादा मात्रा में सेवन करना ये पहला मेन कारण है। इस रोगों के प्रमुख कारण क्या है और लक्षण क्या है? जैसे हमने अभी कारण तो देखे कि आउटसाइड फूड खाना, ऑयली स्पाइसी डाइट लेना, अपनी दिनचर्या के विपरीत अपना डेली शेड्यूल रखना। तो इसकी जो लक्षण है, अगर हम पाइल्स की बात करते हैं तो पेनलेस ब्लीडिंग होना ये सबसे पहला लक्षण है। पाइल्स के 4 प्रकार होते हैं या 4 स्टेज होते हैं, जिसमें पहला लक्षण है कि पेनलेस ब्लीडिंग होना। दूसरा प्रकार होता है जिसमें मोशन करते समय कुछ मस्सा या पाइल्स के मस्से बाहर आते हैं और वो अपने आप अंदर चले जाते हैं। और तीसरा प्रकार होता है जिसमें मस्से बाहर आते हैं, उसको हाथ से अंदर डालना पड़ता है। और चौथा प्रकार होता है जिसमें मस्से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। तो ये पाइल्स के लक्षण हो गए। फिशर में जो लक्षण है वो पेन इतना सीवियर होता है
कि पेशेंट को कांटे जैसे वेदना होती है वहाँ पर, और चीरा पड़ने से वहाँ पर पेन अत्यधिक मात्रा में होता है। और वैसे देखा जाएगा तो पाइल्स में पेन कम रहता है, ओनली चौथी स्टेज जो होती है उसी में पेन होता है, और फिशर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और फिशर के साथ साथ अगर फिशुला फॉर्म हुआ है तो वहाँ पर निरंतर पस आना, दर्द होना और मोशन के आजू बाजू में फोड़ा या फुंसी हुआ जैसा महसूस होना, ये सब पाइल्स, फिशर और फिशुला के लक्षण होते हैं। सर, बवासीर, फिशर और जो भगंदर है उसका इलाज ऑपरेशन ही है या फिर बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है? पाइल्स और फिशर को हम बिना ऑपरेशन किसी हद तक ठीक कर सकते हैं। और फिशुला ये ऐसी बीमारी है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरे मॉडल्स में कि ये जो एब्सेसेस होते हैं गुदे भाग के आजू बाजू में, इसी से फिशुला फॉर्म होता है। तो ये जो एब्सेस होते हैं, ये इसको उसी समय अगर ड्रेन करके निकाल दिया तो फिशुला होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और फिशुला ये जो है, इसके लिए बहुत सारे प्रकार के ट्रीटमेंट्स अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में हम लोग करते हैं। जैसे इनिशियल स्टेज में अगर है फिशुला तो उसको लेज़र के माध्यम से बिना काट पीट किए, बिना किसी मांसपेशियों का नियंत्रण न जाते हुए लेज़र से वो ठीक हो जाता है। डे केयर प्रोसीजर होती है, और इसमें हमारे यहाँ पर मॉडिफाइड क्षार सूत्र ट्रीटमेंट है जिसको इफ्टाक नाम से जाना जाता है। तो इससे एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसको हम, जो रिकरेंट फिशुला होते हैं, बार बार होने वाले फिशुलाज होते हैं, तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इससे बार बार होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। और ये भी ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, इसके लिए भी ज़्यादा समय एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। और ये जितने भी ट्रीटमेंट्स है मोडेलिटीज़, तो ये अर्ली स्टेज में अगर हम आते हैं तो पाइल्स और फिशर तो हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में एक रिसर्च आयुर्वेद किट बनाई गई है, जिसमें कुछ क्रीम्स है, कुछ टैबलेट्स है और कुछ पाउडर है, जो कि अभ्युदय हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो उसके अगर हम अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस किसी भी बीमारी का करते हैं तो हम इसको मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं। सर, आयुर्वेद, इन सारे रोगों में आयुर्वेद की भूमिका किस तरीके की होती है? सबसे पहले कोई भी बीमारी अगर पाइल्स, फिशर या फिशुला होता है तो पेशेंट्स को डर लगता है कि मुझे ऑपरेशन ही डॉक्टर बताएंगे। तो ऐसा नहीं है। शुरुआत की अगर स्टेज आपकी है तो आप हमारे सेंटर में आके अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में एक विशिष्ट दूरबीन के द्वारा उसकी जांच हो जाती है, जिसको वीडियो एंडोस्कोपी कहते हैं, जिससे आपको अर्ली स्टेज है तो पता चल जाता है। और इनिशियल स्टेज में हमारी एक रिसर्च किट हमने बनाई है, जिसमें पेट्सा ग्रैन्यूल्स है, पाइलेडॉन टैबलेट्स है और परवाश क्रीम है। तो ये अगर तीनों हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल स्टेज में आप आयुर्वेद मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको डाइट मॉडिफिकेशन करना जरूरी है, खान पान में बदलाव करना जरूरी है, जैसे तीखा मिर्च मसालेदार डाइट अवॉइड करना है, खाने में आंवले का मुरब्बा, अनार, पपीता, इन फ्रूट्स का सेवन करना है, सुबह जल्दी उठना है, योगासन प्राणायाम का अभ्यास करना है, और रात को सोते समय कुछ मेडिसिन हम लोग देते हैं, जैसे कि पेट्सा ग्रैन्यूल्स है, उसको अगर रात को एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ हम लेते हैं तो हम लोग काफ़ी समय तक और काफ़ी हद तक इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्षार सूत्र चिकित्सा क्या है और भगंदर में ये कितना प्रभावी होता है? क्षार सूत्र चिकित्सा ये हजारों साल पहले आयुर्वेद में भगंदर के लिए, पाइलोनेड्रल साइनस के लिए, पाइल्स के लिए बताई गई थी। तो जो भी फिशुलाज रिकरेंट होते हैं, बार बार होते हैं, जो हाई एनल फिशुलाज होते हैं जिसमें काटपीट करने से वहाँ के स्फिंक्टर मसल्स का कंट्रोल जा सकता है, ऐसे फिशुलाज के लिए, और जो ऑपरेशन से डरते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हुई है। क्षार सूत्र के बारे में हजारों साल पहले आयुर्वेद में एक श्लोक है कि कृश दुर्बल भीरुनाम नाड़ी मर्माशिताचया। ये इसका वर्णन ये होता है कि जो लोग क्रूश है, दुर्बल है, जो डरते हैं, जो महिलाएं हैं, ऐसे लोगों के लिए क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति जो है वो काफ़ी उपयुक्त सिद्ध हुई है। क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति एक मेडिकेटेड सेट डाउन होता है, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार से आपको काटपीट नहीं होती है। एक विशिष्ट थ्रेड को वहाँ पर एवरी 7 डेज रख के चेंज किया जाता है, जिससे आपका फिशुला ट्रैक्ट कितना भी बड़ा हो, वो हीलिंग और कटिंग एक साथ होने से रिकरेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इससे केमिकल कॉटराइजेशन उस ट्रैक्ट का होने की वजह से क्षार सूत्र में एवरी 7 डेज के बाद नए हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और इसकी वजह से फिशुला जो है वो बार बार होना काफ़ी कम हो जाता है। सर, आधुनिक लेज़र तकनीक जो है वो भगंदर, फिशर और बवासीर में किस तरीके से कार्य करती है? फिशर की अगर हम बात करते हैं तो मैं एक मॉडल में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये
इंटरनल स्पिंक्टर होता है यहाँ पर। फिशर में मोस्टली क्या होता है कि स्पिंक्टर प्रेशर बढ़ जाता है, तो लेजर स्पिंक्टरोलाइसिस नाम की एक प्रोसीजर हम लोग करते हैं। तो लेजर के माध्यम से जो इंटरनल स्पिंक्टर है यहाँ पर, इसको कट किया जाता है। ये स्मॉल कट रहता है, फाइन कट कुछ में, तो इससे इंटरनल स्पिंक्टर का प्रेशर कम हो जाता है और उसकी वजह से फिशर हील हो जाता है। पाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो पाइल्स में जैसे यहाँ पर इंटरनल पाइल्स होते हैं डेंटेट लाइन के ऊपर, तो पाइल्स में लेजर ट्रीटमेंट जो करते हैं ये डायोड लेजर के माध्यम से करते हैं हम लोग, जिसमें 1417 टॉप एंड मॉडर्न हम लोग यूज करते हैं। लेजर से इस पाइल्स की बेस में जाकर एक लेजर एनर्जी दी जाती है जिसको लेजर हेमरोइडल प्लास्टी कहते हैं, और इसकी वजह से वहाँ के पाइल्स जो है वो वही श्रिंक हो जाते हैं, कोई काटपीट नहीं होता है और कोई स्पिंक्टर डैमेज होने के भी चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये हो गया पाइल्स और फिशर के ट्रीटमेंट। और फिशुला के लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं कि इसमें जो लेजर यूज करते हैं इसमें फाइबर जो होता है वो रेडियल फाइबर यूज करते हैं, और पाइल्स के लिए हम लोग बेयर फाइबर यूज करते हैं। तो रेडियल फाइबर जो है, रेडियल फाइबर हम एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग तक इंसर्ट करते हैं और धीरे 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 एनर्जी देते देते बाहर आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने भी फिशुला की बड़ी ट्रैक्ट है 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, वो एब्लेट हो जाती है और उसके अंदर के अनहेल्दी ग्रैनुलेशंस रिमूव हो जाते हैं, जिससे वो ट्रैक्ट हील हो जाती है और जो इंटरनल ओपनिंग है इसको क्लोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सूचर। तो इससे क्या होता है कि ये पूरा स्पिंक्टर है आपका सेव हो जाता है, इसमें कोई काटपीट नहीं होती है, बड़ा घाव नहीं होता है और पेशेंट अपने रूटीन वर्क पे जल्दी जा सकता है। तो ये पाइल्स फिशर फिशुला में लेजर ट्रीटमेंट का अच्छा फायदा होता है। सर, जो लेजर तकनीक है और आयुर्वेद का समन्वित उपचार में किस तरीके का लाभ होता है? पाइल्स फिशर फिशुला या पाइलोनेडल साइनस है, इनके लिए अगर हम लोग आयुर्वेद ट्रीटमेंट करते हैं तो इनके दोबारा होने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। मोस्टली जैसे एनाटॉमिकल जो डिफेक्ट होता है वो हम लेजर के माध्यम से ठीक करते हैं, चाहे वो फिशर हो, फिशुला हो या पाइलोनेडल साइनस हो। तो इसके साथ साथ अगर हम आयुर्वेद मोडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग संयुक्त उपचार पद्धति करते हैं जिसमें आयुर्वेद और लेजर ट्रीटमेंट दोनों के माध्यम से चिकित्सा करते हैं। इसी विषय को सामने रखते हुए मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हीलिंग विद प्रिसीजन, जो कि अमेजन पे भी उपलब्ध है और हमारी वेबसाइट है ayurpailsindia.com, इस पे भी अवेलेबल है। तो इस बुक्स में मैंने ये मेंशन किया कि हम लोग बार बार होने वाली ये बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं, उसकी रोकथाम के लिए हमको आयुर्वेद के कौन से उपक्रम यूज़ करना चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट हमने यूज़ करना चाहिए ताकि ये बीमारियाँ फिर से ना हो। इसके लिए हमने कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया है, कुछ आयुर्वेद मेडिसिन हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव पेशेंट्स को देते हैं, जिससे ये बीमारियां बार बार होने से हम लोग रोक सकते हैं। तो आयुर्वेद और एडवांस लेजर ट्रीटमेंट, इन दोनों के संयुक्त उपचार पद्धति से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हम हमारे जो बीमारियां हैं इनको फिर से होने से रोक सकते हैं। सर, सर्वसामान्य लोगों की अगर मैं बात करूं तो लोगों के मन में जो लेज़र तकनीक है उसको लेकर कई सारे मिथ है, लाइक कि अगर ये लेज़र तकनीक से हम बवासीर का इलाज करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं तो ये वापस से फिर से होता है। तो इस बारे में भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगी आपसे। लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमी होती है कि लेज़र ट्रीटमेंट करने से ये बीमारी फिर से हो सकती है, तो ऐसा नहीं होता है। लेज़र से अगर हम पाइल्स के ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो वेसल्स या ब्लड वेसल्स फीडिंग आर्टरीज रहती है उसको एक बार एब्लेट करने के बाद वो कभी रीओपन नहीं होती है। जरूरी है कि हमारा ट्रीटमेंट लेजर ट्रीटमेंट करने के बाद मैं जो संयुक्त चिकित्सा पद्धति की बात कर रहा हूँ कि आयुर्वेद की कुछ मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट अगर हमने टैबलेट लिए हैं, जो ऑपरेशन करवा चुके हैं वो पेशेंट्स भी हमारे अभ्युदय हॉस्पिटल में आ सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये बीमारी मुझे फिर से ना हो। तो उसके लिए हम लोग आयुर्वेद कुछ किट देते हैं कि जिसका आप सेवन अगर कुछ दिनों तक करते हैं, कुछ डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये बीमारी फिर से नहीं होती है। अभी अगर हमारा डाइट मॉडिफिकेशन अगर नहीं होता है, हम वही डाइट फॉलो करते हैं जिसमें नॉनवेज ज़्यादा है, स्पाइसी ऑयली डाइट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली कोई भी बीमारी फिर से हो सकती है। बिल्कुल। तो अपने खान पान में बदलाव जरूर करना पड़ेगा, कुछ परहेज जरूर करना पड़ेगा। और आप ध्यान में रखिए कि लेज़र चिकित्सा पद्धति आप जो यूज़ कर रहे हैं क्या वो सही में एडवांस लेज़र है, क्योंकि लेज़र से और भी बहुत सारे लेज़र्स मार्केट में होते हैं, पर पाइल्स के लिए मोस्टली 14-17 एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट जो है वही करना चाहिए, जो कि अपनी बीमारियों को फिर से होने के लिए रोक सकता है। सर, उपचार के बाद इस बीमारी की फिर से पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए किस तरीके सावधानी बरतनी चाहिए? ये बीमारी फिर से ना हो, जैसे पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, ये फिर से ना हो, इसके लिए हमारे खान पान में बदलाव सबसे पहले। हमारी जो टॉयलेट हैबिट है उसको चेंज करना है, ज़्यादा समय तक 2 मिनट से ज़्यादा टॉयलेट में नहीं बैठना है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स हमारे देखे, मोस्टली यंगस्टर, ये आधा घंटा मोबाइल ले जाते हैं और मोबाइल टॉयलेट में बैठ के देखते हैं। तो मोबाइल देखने की जगह कोई और है, वो टॉयलेट की जगह है, वहाँ पर 2 मिनट से आप ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए।
जब भी आप टॉयलेट बैठते हैं तो नीचे आपके पैर के नीचे एक स्टूल रखें, जिससे आपके अतड़ियों पे प्रेशर ना आए और आपका कॉन्स्टिपेशन दिन ब दिन ना बढ़े, और जो कि पाइल्स को बढ़ाता है, तो इससे आप बच सकते हैं। तो स्टूल पैर के नीचे रखना है, और हो सके तो जो जेट स्प्रे आता है मोशन शाफ्ट क्लीनिंग करने के लिए, तो एक आता है कि जो हाथ में लेके हैंड में पकड़ के आप क्लीन कर सकते हैं, और दूसरा आता है कि जिसमें डायरेक्टली प्रेशर से, एक हाई प्रेशर से धार आती है जिससे क्लीनिंग किया जाता है। तो हो सके तो वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाई जेट स्प्रे से भी फीशर होते हुए एक रिसर्च पाया गया है। तो हो सके तो हैंड वाला आप यूज़ करें। खाने में तीखा मिर्च मसालेदार अवॉइड करके आपको सुबह की जो हैबिट्स है उसमें अर्ली मॉर्निंग उठना, योगासन प्राणायाम का अभ्यास करना, हो सके तो खाली पेट आप पानी में, कुनकुने पानी में नमक थोड़ा सा और नींबू डाल के पी सकते हैं। और रात को सोते समय जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, ऐसे पेशेंट्स रात को सोते समय दूध में 1 चम्मच घी डाल के ले सकते हैं। या और कुछ मेडिसिन है, जैसे कि हरितकी का चूर्ण मैं हमेशा बताता हूँ कि कदाचित कुप्यते माता न उदरस्थ हरितकी। इसका मतलब होता है कि एक बार अपनी माता बच्चे पे क्रोधित हो सकती है, पर एक बार पेट में ली हुई हरितकी या हरड़ का चूर्ण कभी भी नुकसान नहीं करता है। तो हरितकी का चूर्ण आप रात को सोते समय 1 चम्मच कुनकुने पानी के साथ ले सकते हैं। या शुरुआती के अगर लक्षण आपको मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, अपना डॉक्टर खुद ना बने, और अपनी बीमारियों को डॉक्टर से निदान करवा के उस हिसाब से आप अपना लाइफस्टाइल एंजॉय करें। और हो सके तो आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं, खाने में फाइबरस डाइट रखें, जितने भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसका सेवन करें, वॉक करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक पर डे, ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा है कि आजकल जितनी भी यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर मात्रा में जीन्स पहनती है। तो हमारे सेंटर में हम लोग पहले बोलते हैं कि हम लोग अगर नागपुर में रह रहे हैं तो इस गर्मी के सीज़न में एटलीस्ट 3 महीना 4 महीना आप जीन्स के कपड़े अवॉइड करें। मैंने बहुत सारे हमारे यंग लड़कों में और लड़कियों में देखा है कि उनको मैक्सिमम एब्सेस, पाइलोनेटल साइनस के प्रॉब्लम्स ये सिर्फ केवल जीन्स पहनने से हो रहे हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को बदले, जीवन जीने का अपना तरीका बदले, और आयुर्वेद के अपने सिद्धांतों को अपनाएं, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। सर, क्या जैसे आपने शुरुआती लक्षण बताए इन तीनों बीमारियों के बारे में, क्या इसको इग्नोर करते हैं कोई लोग, तो क्या ये कैंसर में भी परिवर्तित होती है? वैसा नहीं है, कभी भी पाइल्स या बाकी जो लक्षण है कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते। कैंसर होने के अलग कारण होते हैं, पर कैंसर के लक्षण और पाइल्स के लक्षण एक जैसे हो सकते हैं। हाँ। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं इनको ब्लीडिंग होता है, और इसमें ब्लीडिंग के साथ साथ उनको म्यूकोस डिस्चार्ज होता है, या पेट में मरोड़ होकर टॉयलेट होती है, या 4-5 बार लूज मोशंस होती है, कभी मोशन होती है कभी नहीं होती है। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं मोस्टली कैंसर की तरफ जाते हैं। तो शुरुआती के दिनों में अगर हम लोग उसका कोलोनोस्कोपी अगर करते हैं, अतड़ियों की पूरी जांच करते हैं, तो उसमें हमको पता चल जाता है कि क्या है। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में तो एक ट्रेंड है कि अपने हर बर्थडे में आफ्टर 40 ईयर्स वो लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं अपने बर्थडे के दिन, ताकि पूरी अतड़ियों की जांच हो, पूरा कोलोन क्लिनजिंग हो, और एक कोलोनिक स्पा जैसे हो, जिससे उनकी पूरे इम्यून सिस्टम अच्छी रहे। और अर्ली स्टेज में अगर हमारे कोई बीमारी होती है तो उसका हम निदान अर्ली स्टेज में कर सकते हैं। तो मोस्टली ये बीमारियां कैंसर में परिवर्तित नहीं होती है। कैंसर का लक्षण स्वरूप ये उपद्रव स्वरूप ये लक्षण हमको दिख सकते हैं। सर, अंत में जो इस बीमारी से पीड़ित हमारे मरीज है, जो हमारे दर्शक है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जाते जाते दर्शकों को संदेश देना ये मेरा सबसे पसंदीदा सवाल होता है। और इस बार भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नागपुर की गर्मी अभी चरम सीमा पर है। थोड़े थोड़े हल्के बूंदे जरूर हुई है, पर अपनी दिनचर्या को बदलना सबसे ज़रूरी है। क्या है कि नागपुर में इतनी ज़्यादा गर्मी है तो हम लोग डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो इस सीज़न में एटलीस्ट डिहाइड्रेट ना हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, हो सके तो नींबू शरबत का सेवन करें। घर का पानी आप अगर अच्छा बॉइल्ड किया हुआ या अच्छा मटके का पानी अगर आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेटर फॉर योर हेल्थ। इसमें छाछ है, छाछ का सेवन आप कर सकते हैं। नींबू शरबत के साथ साथ आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो पाइल्स नहीं होगा। तो इससे हम लोग बच सकते हैं। सीजनल जितने भी फ्रूट्स है उसका सेवन करें। आंवले का मुरब्बा खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। और खान पान को बदलना तो ज़रूरी है, साथ साथ आपने रात की सोने की आदतों को चेंज करना है। हो सके तो जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे, और खाने में जितना हो सके आप हरी सब्जियों का सलाद, फ्रूट्स ये सेवन करें।
और आयुर्वेद की दिनचर्या को अपने जीवन का एक पार्ट बनाएं। और आयुर्वेद से क्या है कि आयुर्वेद ही हमें स्वस्थ जीवन की परिभाषा देता है। आयुर्वेद का जो उद्देश्य है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षा, कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो पीड़ित है बीमारी से उसके आरोग्य की रक्षा करना। तो ये स्वस्थ व्यक्ति बीमारी ना पड़े इसलिए हम प्रयत्न करें और आयुर्वेद को अपनाएं और सुखी जीवन जिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाया। तो ये थे डॉक्टर प्रवीण सहावे सर, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी से रूबरू करवाया। कोई भी बीमारी को छुपाना, इसका ये कोई इलाज नहीं है, बल्कि ये बढ़ती है। लेकिन भगंदर, बवासीर और फिशर की जानकारी डॉक्टर को बताना और उसका समय पर इलाज लेना ही सबसे बड़ी इस बीमारी से मुक्ति पाने का एक रास्ता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए UCN न्यूज़।